अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित और आज का नंबर है 48। ये नंबर महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों का है, जहां पिछली कामयाबी को बरकरार रखने और उसे नए मुकाम तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। तो राज्य में विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सेदार कांग्रेस, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना इस बार सीटों का अंक गणित बदलने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल ये कि अब की बार महाराष्ट्र की बाजी कौन जीतेगा। आइए आपको इसका सबसे नया अंक गणित दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। इलेक्शन नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। आपने महायुति के कैंडिडेट को जिता के दिया तो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सत्ता पे नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र पर देश भर की निगाहें हैं। ये राज्य 2024 के चुनाव में कितना अहम है, इसे आप महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 2 दिन में 6 रैलियों से साफ समझ सकते हैं। उन्होंने मंगलवार को माढ़ा, धाराशिव और लातूर में रैली की, तो एक दिन पहले सोलापुर, सतारा और पुणे में जनसभा की। इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा अगर किसी पर सियासी चोट की तो वो थे भतीजे अजीत पवार के हाथों पार्टी खो चुके महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार शरद पवार। पंद्रह साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक दिन पहले भी पुणे की रैली में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए शरद पवार पर तीखा हमला बोला था। सन्माननीय पंतप्रधान, विकास पुरुष आदरणीय 45 साल पहले यहां के एक बड़े नेता ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस खेल की शुरुआत की और तब से महाराष्ट्र एक अस्थिरता के दौर में चला गया और कई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद बीजेपी से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। इस सियासी उलटफेर के पीछे शरद पवार का दिमाग माना गया।
उसके बाद फिर क्या हुआ, ये महाराष्ट्र ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। पहले शिवसेना टूटी, बाद में एनसीपी के दो टुकड़े हो गए। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र में केवल राज्य की सरकार ही नहीं गंवाई, बल्कि अपनी अपनी पार्टी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के हाथों गंवा बैठे। महाराष्ट्र के इस सियासी महाभारत के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार अपनी लोकप्रियता साबित करनी है, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना है। तो कांग्रेस के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा जैसी है, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पार्टी गंवाने के बाद जनता का भरोसा जीतना है। महाराष्ट्र में महायुति और देश में एनडीए के बैनर तले गठबंधन में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को उम्मीद है कि 2024 के नतीजे भी 2014 और 2019 की तरह ही होंगे, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और देश में इंडिया की छतरी तले गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का दावा है कि 4 जून को देश की सत्ता बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सत्ता पे नहीं रहेगी। देश में 70 साल तक, उसमें से लगभग 50 साल से भी ज़्यादा कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर दिए हैं और वो सभी बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर रहे। महाराष्ट्र में गठबंधन का गणित बदला तो जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत पिछली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे थे, वो अब की बार उन्हें हराने के दावे कर रहे हैं। बीते 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जबरदस्त जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर 42 सीटें अपनी झोली में की। वहीं 2019 की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 48 में से 41 सीटें अपने खाते में की। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने 23 और 18 यानी कुल 41 सीटें जीती। एनडीए ने इस चुनाव में करीब 51% वोट हासिल किए, तो कांग्रेस और एनसीपी ने 1 और 4 यानी कुल 5 सीटें जीती। इस चुनाव में यूपीए का वोट शेयर 34% था। 2019 में एआईएमआईएम ने भी 1 सीट जीती और वोट हासिल किए करीब 1%, तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट मिले करीब 4%। 2014 में बीजेपी, शिवसेना और महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष ने 23, 18 और 1 यानी कुल 42 सीटें जीती। एनडीए को इस चुनाव में 51% वोट मिले, तो कांग्रेस और एनसीपी ने 2 और 4 यानी कुल 6 सीटें जीती। इस चुनाव में यूपीए का वोट शेयर था 35%। इस कामयाबी को दोहराना ना सही तो कायम रखना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में पीएम मोदी की महाराष्ट्र की एक-एक सीट पर पैनी नजर है। इसके लिए वो जनता के सामने अपने 10 साल बनाम कांग्रेस के 60 साल की रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हम जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी माढ़ा लोकसभा सीट के मालशिरस के बाद धाराशिव पहुंचे, जिसे 1 साल पहले तक उस्मानाबाद के नाम से जाना जाता था। धाराशिव में प्रधानमंत्री ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर 2024 में सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर कैसे तंज कसा, जरा सुनिए। हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो।
जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। धाराशिव में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक बार फिर महिलाओं के मंगल सूत्र छीनने की तैयारी में जुटे होने और चुनाव जीतने के लिए फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी इसी 24 अप्रैल को ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में ही बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया था। राहुल जी संघर्ष करो। एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके बाद 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री भी सोलापुर पहुंचे तो विपक्षी गठबंधन में नेता के नाम पर महायुद्ध होने का दावा किया। कृपया शांतता बनाए रखें, मेरा सबसे अनुरोध है। नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं, और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम 1 साल में 4 पीएम बनाए तो उसमें भी क्या जाता है। आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्या कहा, अब उसे भी सुनिए। चाहे पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, राजीव गांधी जी, ये सभी बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे। और ये सभी प्रधानमंत्री ने जो देश बनाया है वो बेचने का काम, उसका ऑक्शन करने का काम, ऑक्शन सिर्फ 1 या 2 उद्योगपतियों के लिए वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। विपक्षी गठबंधन के खिलाफ 5 साल 5 पीएम वाले नैरेटिव का जिक्र प्रधानमंत्री ने लातूर की रैली में भी किया। जो लोग प्रधानमंत्री भी किस्तों में बनाना चाहते हैं, वो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्या? कुछ अचीव कर सकते हैं क्या? आपको पता है ना, उन्होंने तय किया है हर वर्ष एक प्रधानमंत्री, दूसरे वर्ष दूसरा, तीसरे वर्ष तीसरा। बताइए। ये सच है कि विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है, जबकि एनडीए में इसे लेकर कोई शक ही नहीं है। तो बिल्कुल समझौता नहीं है। मैं डेवलपमेंट का हमेशा सोचता हूँ। विकास पुरुष आज देश में कौन है तो मोदी साहब है। मैंने 2014 में उनके खिलाफ काम किया है, 2019 में उनके खिलाफ काम किया है। मोदी साहब ने खुद कहा है कल कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जितना काम हुआ उतना काम हमने 1 साल में किया। नरेंद्र मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार, दोनों ही उनके पीछे मजबूती से खड़े हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि इस गठबंधन में सीट बंटवारे का अंतिम अंकगणित अब तक नहीं आ सका है। एनडीए यानी महायुति में अभी भी कल्याण, ठाणे और पालघर, इन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी ने अब तक 27 उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 13 और अजीत पवार की एनसीपी ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर की परभणी सीट भी शामिल है। शिवसेना में टूट के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर है इसके पीछे की मंशा साफ है कि बीजेपी 370 के पार जाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राज्य में अब तक बीजेपी का सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्या एनडीए को महाराष्ट्र में
पिछले बार के चुनाव की तरह इस बार भी उतनी ही कामयाबी मिल पाएगी या फिर नहीं। महाराष्ट्र में एनडीए को कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो 4 जून के नतीजे से ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है महाराष्ट्र समेत देश भर में नया कीर्तिमान बनाने का। मोदी जी को भारत ऐसी विजय देगा कि देश अमृत काल में तेज गति से विकास करे, और जब हम 100 साल आजादी के मनाएं 2047 में एक विकसित और समृद्ध भारत जिसमें कोई गरीबी ना हो, हर किसान का एक उज्जवल भविष्य हो। पीयूष गोयल इस बार मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद विपक्षी गठबंधन से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मुंबई नॉर्थ सीट पर बीजेपी के पीयूष गोयल से कांग्रेस के भूषण पाटिल मुकाबला करेंगे। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना यूबीटी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर एनसीपी शरद चंद्र पवार लड़ रहे हैं। गठबंधन का पेंच भी समय रहते सुलझा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव में जीत का अंगड़ित महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाएगा। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी 21, कांग्रेस 17, एससीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी गठबंधन ने सभी 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। सबसे हैरानी की बात तो ये कि शिवसेना यूबीटी तो छोड़िए, एनसीपी, एससीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है, जिससे खफा होकर राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान ने चुनाव प्रचार से किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है, और 48 के 48 लोकसभा चुनाव में एक भी अल्पसंख्यक समाज, हिंदी भाषी समाज को उम्मीदवारी न दिए जाने से समाज के लोग बहुत आहत हुए हैं। महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार न बनाना विपक्षी गठबंधन की रणनीति है या उद्धव ठाकरे का दबाव, इसका आकलन चुनाव नतीजे के अंकगणित से ही हो सकता है। फिलहाल सूबे की 48 सीटों की लड़ाई दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। बड़ी बात ये कि इनमें से 13 सीटों के नतीजे ईवीएम में कैद भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।